नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुआ, एक तरफ बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से थे और दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन। विपक्ष ने इस चुनाव को एक तरीके से हम कहें तो हवा बनाने की कोशिश की, और इस चुनाव के बाद आपको यह भी पता होगा कि 9 सितंबर को सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इस तरीके के बयान भी जो है वो विपक्ष के द्वारा दिए गए। हालांकि यह बयान ऐसा नहीं है कि पहली बार दिए गए, यह बयान जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही दिए जा रहे हैं। कारण क्या था? इस पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई इस वक्त, एक वोट चोर गद्दी छोड़, या हम कहें कि वोटर अधिकार यात्रा के रूप में, और दूसरा जबरदस्ती का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी आपस में दोनों संपर्क में हैं। अब आप देखिए, ऐसे लोगों के जो मीडिया है वो भरा पड़ा है जो इस तरीके की भविष्यवाणियां करता है। जो राहुल गांधी अपनी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, जो राहुल गांधी अपने गठबंधन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के साथ उसका संपर्क, कभी ऐसा संभव हो सकता है? क्या ऐसा लगता है? आप खुद सोचकर देखिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को आप छोड़ दीजिए, अब आप देखिएगा कि क्या होता है बिहार में। दिल्ली विधानसभा चुनाव तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए एक ताजा घाव, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाया और फिर अचानक से राहुल गांधी समेत पूरे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जो है वो गायब हो गए उस पूरे सिनेरियो में। तो राहुल गांधी जिस वक्त उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना था, उससे पहले जहां विपक्ष में और जो न्यूट्रल जो पार्टियां थी उन नेताओं से मुलाकात के बजाय मलेशिया में बैठे थे, वैकेशन पे थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि एनडीए ने इसको एक तरीके से अगर आप देखोगे तो बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था, और खोलना भी चाहिए था, क्योंकि लगातार जो है वो न्यायपालिका को और एजेंसियों को जो है वो कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो बी सुदर्शन रेड्डी जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े रहे, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। विवादों में पहले से ही थे, एक विवाद सलवा जुडूम से जो है वो जुड़ा हुआ, और दूसरा भोपाल त्रासदी वाला। लेकिन उससे भी बड़ी गलती, सुदर्शन रेड्डी जब ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं, और उसमें अगर राहुल आप देखोगे कि लालू यादव के साथ वो खड़े हैं, तो फिर आप समझिएगा कि लोकतंत्र कैसे बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ संघ के खिलाफ लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी। तो वैसे भी ये चुनाव जो है वो संघ वर्सेस संविधान बचाने वालों के बीच में था। तो अगर आप देखोगे तो संघ की जीत हुई है। अब संघ की जीत किस लिए हुई है? क्योंकि या हम कहें कि एक और संघी कांग्रेस पार्टी की छाती के ऊपर, जिसको कहें कि मूंग दलने के लिए, ऐसा शब्द जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक और संघी आ गया, क्योंकि लगातार संघ के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल अब जो इंडी गठबंधन के लिए समस्या बनकर उभरेगा वो है कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं किया जाए इस गठबंधन में ही आपस में, क्योंकि तालमेल की कमी तो हमने देखी। लेकिन अब लगता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साफ तौर से, अब इसमें अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, या अनुमान भी नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। और वजह क्या है? वजह यह है कि वाईएसआरसीपी पहले से ही तय कर दिया था, पहले से ही फाइनल कर दिया था कि वो एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी है। तो अगर 11 वोट उस वाईएसआरसीपी के मिला दिए जाते हैं एनडीए गठबंधन में, तो 427 इसका दावा एनडीए कर रहा था, और 11 और मिला दे तो 438 वोट। तो जो बाकी के जो 14 वोट है वो सीधे तौर से क्रॉस वोटिंग में जा रहे हैं।
अब इसमें 315 वोट विपक्ष दावा कर रहा था और 15 वोट जो है वो अयोग्य घोषित कर दिए, अमान्य स्वीकार किए गए। अब ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले जो है वो विपक्षी गठबंधन के ही हुए होंगे, वो एनडीए गठबंधन के भी हुए हैं। और लगातार जो है वो इस वक्त तो खबरें ये भी आ रही है कि एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार, जो सांसद है, उनके वोट ज्यादा अमान्य हुए हैं, बल्कि विपक्षी गठबंधन के 6 से 7 वोट ही अमान्य हुए हैं। तो फिर सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर कौन जो है वो एनडीए को वोट कर सकता है, सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के साथ कौन जा सकता है? तो संजय निरुपम ने इस बार बम फोड़ा उद्धव ठाकरे के ऊपर। और उद्धव ठाकरे पर क्यों फोड़ा, इसकी एक वजह भी है, क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं। एक एकनाथ शिंदे के साथ, 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और दूसरा महाविकास आघाड़ी में गए उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे के कुछ नेता जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है, ये आपको पता चली गया होगा। अब इसमें कहानी दिलचस्पी हो जाती है, क्योंकि सबकी सुई तो उनके ऊपर भी उठती है जिनको भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों के डेलीगेशन के रूप में भेजा था। लेकिन महाराष्ट्र ही क्यों? तो महाराष्ट्र इसलिए, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर, और गवर्नर के साथ उनका जिस तरीके से तालमेल सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ, तो इससे पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की जो फूट हुई है वो फूट सीधे तौर से शिवसेना से ही हुई है। और शिवसेना की हालत यह है इस वक्त की, अगर हम बात करें तो इससे पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आए, चुनाव लड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एक भी सीट नहीं मिली, एक भी मेंबर इस गुट का नहीं जीत पाया। यह एक सबसे बड़ा धक्का था बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी का हश्र हुआ, वो तो इस पूरे देश ने देखा ही। तो दबे हुए सबर में ही सही, लेकिन आज भी कुछ ऐसे राजनेता, ऐसे नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है, वो ये नहीं चाहते कि पार्टी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। भले ही वो अकेली जो है वो चुनाव लड़े, वो मंजूर है, लेकिन कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? उसकी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एक तरफ जहां हिंदुत्व विरोधी छवि और दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्व है। मैं बात कर रहा हूं बाला साहब ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की पार्टी में अब वो जो है वो दमखम नहीं रहा कि वो खुले मंच पर पब्लिकली जो है वो ये कह सके कि वो कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार है, क्योंकि अब उसमें डेंट पड़ चुका है। ये सारा जो है वो टेक जा चुका है एकनाथ शिंदे के साथ में। और आप देखिएगा इसका असर भी जो है वो अब देखने को मिलेगा। और असर कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि अब ये तो जो है वो तय है नहीं कि किसने क्रॉस वोटिंग की, बस इतना है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और जबरदस्त तरीके से हुई है। लेकिन अब जो है वो दबे हुए सवर में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसी आवाजें उठना शुरू हो जाएगी जिससे साफ तौर से हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। राहुल गांधी आपको पता ही है रायबरेली पहुंच चुके हैं। जैसे ही उम्मीदवार का चुनाव हुआ, चयन हुआ या जीत हुई, उसके बाद से तो सुदर्शन रेड्डी ने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। और कुल्हाड़ी किस तरीके से? क्योंकि उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जिससे एनडीए उनके ऊपर आक्रामक हुई और उनकी छवि को लेकर, उनके कुछ फैसलों को लेकर एनडीए खुलकर बोलने लगा। और इसी वजह से आप देखिए कि इन्हीं पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कुछ ऐसे नेता जरूर है जो असहज है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कि 9 सितंबर के बाद जो एक मौका देख रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होगा, सरकार गिर जाएगी, चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए का साथ छोड़कर विपक्षी गठबंधन के साथ चला जाएगा, कम से कम उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो वो अब सपने जो है वो अधूरे रह गए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आती है बिहार की स्थिति। तो बिहार के चुनाव में अभी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी जो नजर रहेगी इस गठबंधन में वो रहेगी सीटों के बंटवारे को लेकर। और चूंकि आपको पता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है, इसी वजह से आप देखिए
कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी और कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा, उससे शायद कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से नाराज दिखाई दे सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं है क्रॉस वोटिंग कहां से हुई है, लेकिन जिस तरीके से संजय निरुपम ने बम फोड़ दिया, तो आप समझकर देखिए कि यह सियासी अटकलों का बाजार जो है वो और ज्यादा गर्म होने वाला है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।